गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 में प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशिक यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो पहला है हमारा बेटा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के नाम से ही बेटा पता चल रहा है, सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा और दर्शी यानी कि उसको देखना, यानी कि बहुत ही छोटी वस्तुओं को देखना। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं। एक तो होता है सिंपल यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में। तो सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है बेटा, उसमें हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है अखबार पढ़ने के लिए एक लेंस का प्रयोग करते हैं। उस लेंस की सहायता से जो अखबार के छोटे अक्षर होते हैं वो उनको बड़े दिखाई देते हैं, जिससे वो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वो जो यंत्र होता है वो होता है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा होता है बेटा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दो लेंस लगे होते हैं। एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस होता है। जो हमारा वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, और जो हमारा नेत्र की तरफ होता है उसको हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना। तो इसमें दो हमारे जो हैं वो आपस में इकट्ठा काम करते हैं, दो लेंस इकट्ठा काम करते हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से हम बहुत ही छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप खून की जांच कराते हैं, कई बार आपने यूरिन की जांच कराते हैं, बलगम की जांच कराते हैं। तो जो खून की जांच होती है लैब में, या बलगम की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, वो बेटा हमारी किससे होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जो हम सिंपली अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अखबार को तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके अक्षरों को बड़ा करके देखना हो तो हम सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने खून में देखना हो कि कितनी प्लेटलेट्स हैं, कितने रेड ब्लड सेल हैं, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो लैब्स में कौन सा सूक्ष्मदर्शी यूज़ किया जाता है? जहाँ पर टेस्ट होते हैं वहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो यूज़ में लाया जाता है। उसके बाद है बेटा हमारा खगोलीय दूरदर्शी। इसमें भी आपका दूरदर्शी के नाम से ही बेटा आपको पता चल रहा है, दूर का मतलब दूर की जो वस्तु है, दर्शी मतलब देखना, यानी कि दूर की वस्तु को देखना। और खगोलीय दूरदर्शी का मतलब हो गया, खगोलीय मतलब जो हमारे खगोलीय पिंड है, खगोल में जो है, जैसे हमारे तारे हो गए ब्रह्मांड में, ग्रह हो गए, हमारे आकाशीय पिंड हो गए, तो वो उनको देखने के लिए हमारा जो है खगोलीय दूरदर्शी प्रयोग में लाया जाता है। तो दूरदर्शी का प्रयोग हम करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं पहाड़ों पर जाते हैं, तो वो दूरबीन की सहायता से जो है पहाड़ों को अपना नज़दीक से देखते हैं, उसको फोकस करते हैं और दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तु को पास करके देखते हैं। लेकिन जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी होता है, उसमें भी हमारे दो लेंस ही यूज़ होते हैं। एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक अभिनेत्र लेंस होता है। जो हमारे आँख की तरफ होता है उसको हम अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, और जो हमारा वस्तु की तरफ होता है, यानी कि जो वस्तु हमने देखनी होती है, उसको हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। तो ये वाला जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसका यूज़ किया जाता है तारों को, ग्रहों को, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। दूर स्थित जो बहुत ज़्यादा दूर स्थित वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। हमारी जो आँख है उसके बारे में बताया गया कि हमारी आँख में क्या क्या होता है और हमारी आँख से हमें कैसे दिखाई देता है। तो नेत्र जो होते हैं बेटे मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसके द्वारा हम पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुओं को
देख सकते हैं। ये कैसी होती है बेटा? गोल होती है। मानव नेत्र जो होता है वो गोलाकार होता है, जिसका कुछ सामने वाला भाग जो है वो उभरा हुआ है। अगर आप अपनी आँख को टच करके देखो तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो आँख का बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ है। तो इसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी, मतलब जिसमें से नहीं दिख सकता, उसको हम बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के मध्य में एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है जो आपके आँख में होता है, ब्लैक कलर का बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं बेटा। आइरिस के बीच में जो छोटा छेद होता है उसे हम पुतली कहते हैं। और ये जो पुतली होती है अपने आप ही सिकुड़ जाती है, अपने आप ही फैल जाती है। प्रकाश के हिसाब से ये अपने आप को सिकोड़ लेती है और अपने आप को फैला लेती है। जहाँ पर हमारा प्रकाश अधिक होता है, जब हम अधिक प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो एकदम से पहले हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे हम खोलते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं वस्तु को, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। तो हमारी जो ये पुतली होती है ये पेशियों की सहायता से अपना जो आकार है वो बदल लेती है। अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। और अगर हम अंधेरे कमरे में जाएं तो कुछ देर बाद हमें वस्तु दिख जाती है। तो अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो पेशियों की सहायता से पुतली जो है अपना आकार जो है वो बड़ा कर लेती है, जिससे हमें वस्तु जो है आसानी से दिखाई दे जाती है। इसके पीछे एक उत्तल लेंस होता है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। यहाँ पर जो लगा हुआ है ये हमारा नेत्र लेंस है। मानव नेत्र में सब एक अंदर जो होती है पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी कौन सी होगी? जिसके बीच में से प्रकाश जो है आसानी से निकल जाएगा। पारदर्शी वस्तु वो होती है जिसमें से हमारी लाइट जो है, प्रकाश जो है वो आसानी से आर पार हो जाता है। तो मानव नेत्र में जो सबसे अंदर पारदर्शी झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है जो भी वस्तु हमने देखनी होती है। तो जिस वस्तु को हमने देखना होता है उसका जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। तो किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कॉर्निया से निकलती हैं। कॉर्निया से गुजरने के बाद वो नेत्र लेंस पर गिरती हैं। नेत्र लेंस जो होता है वो हमारा पारदर्शी होता है। नेत्र लेंस से वो निकल जाती हैं और फिर अपवर्तन के बाद कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, जिससे वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और स्वस्थ आँख यानी कि जिनकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी आँखों के लिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो हमारी स्वस्थ आँख है, यानी कि जिस आँख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चश्मा नहीं लगा हुआ, उसकी जो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद बेटा आता है हमारा दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष से मतलब है कि अगर हमारी दृष्टि में देखने में कोई विकार उत्पन्न होता है उसको हम दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होते हैं कि जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपको कभी पास का या फिर कभी दूर का जो है स्पष्ट दिखाई देना कम हो जाता है। यानी कुछ लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता और कुछ लोगों को पास का दिखाई नहीं देता। तो जब हमें कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती सामने रखने पर, तब हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दृष्टि दोष जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष और दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बेटे? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 10th में भी मिलेगा। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बहुत ही
इजी हो जाता है याद करने के लिए। अगर आप एक बात का ध्यान रखें, जो भी दोष है यहाँ पर, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। ये आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। जब हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर निकट दृष्टि दोष को हमने दूर करना हो तो हमारे चश्मों में क्या लगता है? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी से क्या मतलब है बेटा? आपने सुना होगा जब किसी की आँख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मान लो उसको दूर का या पास का साफ दिखाई नहीं देता, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको एक नंबर देता है चश्मे का, उस नंबर का आपको चश्मा लगता है, तो वो क्या होती है? वो उसकी फोकस दूरी के हिसाब से उसकी पावर बताई जाती है कि उसको इतने पावर का जो है वो चश्मा लगेगा, तब उसको वो वस्तु जो है साफ दिखाई देगी। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। उसके बाद है हमारा दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष भी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती थी, अब दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, यानी कि पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो उस दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। आपको ये बेटा ध्यान रखना है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है वो चश्मे में लगाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो चश्मे में किया जाता है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है? फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जब ये पहले मोबाइल्स नहीं थे, अब तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे फटाफट से अपनी फ़ोटो खींच लेते हैं, और उसको अगर निकलवाना हो तो हम फोटोग्राफर के पास जाके बोलते हैं कि आप हमारी ये फ़ोटो जो है निकाल दीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले फ़ोटोग्राफिक कैमरों का यूज़ किया जाता था अगर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का चित्र हमें प्राप्त करना होता था। तो फोटोग्राफिक कैमरे की सहायता से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो स्थायी प्रतिबिंब है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर या फिल्म पर प्राप्त कर लेते थे। फोटोग्राफिक कैमरे में भी बेटा कौन सा लेंस यूज़ होता है? उत्तल लेंस का यूज़ होता है। लेकिन आजकल तो बड़ी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, अब तो हम डिजिटल कैमरास जो हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरे में क्या होता है, बहुत ही साफ चित्र जो है हम खींच सकते हैं। आजकल हर मोबाइल पर जो है कैमरास लगे होते हैं जिसकी सहायता से हम अपना फ़ोटो खींच सकते हैं, और उनमें जो कैमरास लगे होते हैं वो डिजिटल कैमरास भी लगे होते हैं कुछ फ़ोन्स में। आजकल जो नए फ़ोन आते हैं उनमें डिजिटल कैमरास लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा मानव नेत्र और कैमरे के बीच में तुलना की गई है कि मानव नेत्र और कैमरे की आपस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक जैसी होती हैं। अंतर नहीं है बेटे, इनकी तुलना की गई है। तो मानव नेत्र जो होता है उसमें हम वस्तुओं को देखने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। अभी मैंने आपको मानव नेत्र बताया था तो उसमें मैंने दिखाया था आपको कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है।
और कैमरे में भी वस्तुओं का चित्र खींचने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग ही किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो पुतलियों से होकर प्रवेश करता है, यानी कि जो मैंने बताई थी पुतली है जो सिकुड़ जाती है और फैल जाती है, तो प्रकाश जो है वो मानव नेत्र में पुतली से होकर प्रवेश करता है और कैमरे में ये स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। थर्ड है हमारा कि आवश्यकता अनुसार जो प्रकाश है वो नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। मैंने आपको बताया था जो हमारी पुतली है वो अंधेरे कमरे में तो फैल जाती है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश होता है वहाँ पर ये सिकुड़ जाती है। तो वो किसकी सहायता से होता है? आइरिस की सहायता से जो मांसपेशियाँ हैं वो हमारी फैल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, वो पुतलियों को सिकोड़ देती हैं या फैला देती हैं। और कैमरे में भी बेटा डायफ्राम पर बने जो छिद्र होते हैं उनके द्वारों को आवश्यकता अनुसार हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिससे उसमें प्रकाश जो है उसके हिसाब से जा सके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा कि नेत्र लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता था? नेत्र में रेटिना पर बनता था। और कैमरे में लगे जो उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर लेते हैं? हम फोटोग्राफिक फिल्म पर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यहाँ पर हमारा फोटोग्राफिक फिल्म पर बनता है। इसमें भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है और इसमें भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क उसको सीधा करता है। मैंने बताया कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन उसका फिर जो संदेश है वो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ पर पहुँचाया जाता है? हमारे माइंड में पहुँचाया जाता है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाता है। वो जो है हमें सीधा प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का दिखाई देता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर जो हमें उल्टा चित्र प्राप्त होता है उसका फोटोग्राफिक कागज़ से सुग्राही तल पर रखकर उसको सीधा कर लिया जाता है, यानी कि उस उल्टे प्रतिबिंब को हम जब उस कागज़ पर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। 6 पॉइंट है इसमें कि पक्षमाभिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है ताकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे बताया था आपको कि पुतली जो है अपने आप समायोजित हो जाती है, कभी फैल जाती है, कभी सिकुड़ जाती है वस्तु को देखने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी भी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये भी हमारी आँख अपने आप करती है। ये समायोजन जो होता है वो इस वजह से होता है ताकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर साफ बन सके और उसको हम साफ साफ देख सकें। और फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है बेटा, उस पर किसी भी वस्तु का जो चित्र है स्पष्ट प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में एक पेंच लगा होता है, उसके द्वारा लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें भी जो देखो फोकस दूरी है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, हम अपने हिसाब से उसको समायोजित कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो हमारी आँख है वो फोकस दूरी को अपने हिसाब से घटा बढ़ाकर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर प्राप्त करती है। और यहाँ पर भी उसके बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी है उसको हम घटा बढ़ाकर आवश्यकता अनुसार उसका जो चित्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। बेटा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें यहाँ पर जो लिखा है हमने क्या सीखा, तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको देखने हैं। जो मैंने पढ़ाया है वो सारा ही इसमें है। पहले में आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया गया है, दूसरे में आपको इसके नियम बताए गए हैं अपवर्तन के, तीसरे पॉइंट में आपको प्रकाश का विक्षेपण बताया गया है। जो मैंने बताया था कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको नहीं करना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और उसके बाद ये वाले पॉइंट में निकट दृष्टि दोष बताया गया है और इस पॉइंट में आपको दूर दृष्टि दोष बताया गया है।
इसके बाद बेटा आपको कराए जाएंगे आपके अभ्यास के प्रश्न, बुक वर्क करवाया जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे।